फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। वर्ल्ड वॉर वन कंप्लीट हिस्ट्री, रीजंस, उसका खात्मा और उसके इम्पैक्ट्स आज तक, और ये हमें जानना क्यों ज़रूरी है, सब कुछ जानेंगे। ख़ासतौर पे कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं और जो गवर्नमेंट जॉब्स की सर्चिंग में हैं, उनके लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू आखिर इसका क्या इम्पैक्ट है। तो इस वीडियो के अंदर तो मैं वर्ल्ड वॉर वन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो मेरा वर्ल्ड वॉर टू का भी नेक्स्ट वीक में आप यूट्यूब से पिक कर सकते हैं। और चले देखते हैं। 23 मैं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस। अच्छा, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कौन कौन से सवालात को कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या है बैटल और वॉर के दरमियान। आखिर बैटल क्या और वॉर क्या, और क्यों हमारा जानना ज़रूरी है कि एक बैटल और वॉर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जो कंट्रीज़ थे जो कि जिन्होंने लड़ी, कौन जीते कौन हारे, सब देखेंगे। लोकेशंस इसकी चेक करेंगे, इमीडिएट कॉजेज़ देखेंगे और लॉन्ग टर्म कॉजेज़ भी देखेंगे, और फिर इसके इम्पैक्ट्स भी देखेंगे। उसके 4 मेन कॉजेज़ जो बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं उसको भी थोड़ा सा एक नज़र देख लेंगे जल्दी से। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा वीडियो जो है 10 मिनट से कम के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। हाउ मेनी पीपल किल्ड ये भी देखेंगे, एंड कैसे हुआ इसका, क्या किस ट्रीटी के ऊपर हुआ, और इसके साथ साथ इसके रिजल्ट्स और इसके जो ड्रॉबैक्स थे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, खुसूसन हम पाकिस्तान के अंदर हम वीडियो देख रहे हैं तो हमें जानना ज़रूरी है कि मुस्लिम वर्ल्ड को क्या इम्पेक्ट आया इससे। ठीक है जी, चलते हैं 23 से। तो वर्ल्ड वॉर वन जो है, पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि दो जाहिर से बेलिग्रेंट्स जो थे, इसके जो फरीकैन थे वो दो थे। एक एलाइड पावर्स थे और दूसरे जो है वो इसके अंदर सेंट्रल पावर था। ये एलाइड पावर और सेंट्रल पावर, एलाइड पावर्स में जो है फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया जो है वो मेन इसके प्लेयर्स थे, और इसके साथ साथ जापान, इटली ने भी इसको बाद में ज्वाइन कर लिया था दूसरी तरफ। और इवन ये कि इसके अंदर आखिर में अमेरिका भी जो है वो कूद पड़ा था। इसके साथ साथ जो है वो सेंट्रल पावर जिसको क्या शिकस्त हुई थी इसके अंदर, उसमें ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर, जर्मन और जो है वो ऑटोमान एम्पायर था। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल कहें कि ये वर्ल्ड वॉर वन जो है वो किसके दरमियान थी, तो ये बेसिकली जर्मनी और बकिया यूरोप के दरमियान थी। ये आप नॉर्मली इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर के अंदर मैंने एलाइड पावर्स को मेंशन किया है। रशिया आपको नज़र आ रहा है, फ्रांस नज़र आ रहा है, इटली नज़र आ रहा है और ग्रेट ब्रिटेन नज़र आ रहा है। हालांकि इटली जो है वो शुरू में सेंट्रल पावर के साथ था, लेकिन बाद में ये जाके जो है वो एलाइड पावर्स के साथ मिल जाता है और वहीं पे इसका काउंट किया जाता है। इसके साथ सेंट्रल पावर आप जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर और ऑटोमान एम्पायर, ये 3 आप देख सकते हैं। इसका बल्गारिया, छोटे मोटे और कंट्रीज़ भी हैं। ये जो ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर, इसके अंदर आपको न्यूट्रल कंट्रीज़ नज़र आए, जिसमें आप नॉर्वे, स्वीडन और स्पेन वगैरह को देख सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा एक छोटा सा मैप है। देखिए, वर्ल्ड वॉर वन जो है वो एक बहुत ही ख़तरनाक वॉर थी। इसको जानना वाली इसलिए भी ज़रूरी है कि इस वॉर के अंदर दुनिया ने फर्स्ट टाइम ये देखा कि जंग जो है वो मैदान जंग से निकल के रोड, गली और मोहल्लों में आ गई। इससे पहले भी जंगें होती रही हैं, पूरी जो इंसान की तारीख़ है उसके अंदर जंग होना कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर एक उड़ता हुआ परिंदा आता था और वो गली मोहल्लों के ऊपर से गुजरता था, और वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी वो कोई चीज़ गिराता था वो बम के गोली की तरह फटती थी और जो है वो उस जगह को तबाह कर दी थी। आप समझ गए होंगे मैं जो है वो फाइटर प्लेन्स की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कि जो है वो ह्यूजली बम्बार्टमेंट करी। दोनों यानी कि दोनों साइड से जो एलाइड पावर्स थे और सेंट्रल पावर थे, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बम्बार्टमेंट की। पूरा यूरोप जो है वो मट्टी का ढेर बन गया। और ये वो चीज़ थी जो कि दुनिया के मुफक्किर जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे वर्ल्ड वॉर वन के बाद सर जोड़ के बैठे कि आखिर अब क्या होगा अगर ऐसी जंग मजीद आने वाले दिनों में हुई, तो ये दुनिया जो है वो आने वाले दिनों में बचेगी नहीं। इसी वजह से फिर आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है लीग ऑफ नेशन का क़याम होता है, और आप इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है वो आइडियलिज्म और जो है वो लिबरलिज्म की आमद देखते हैं, जिसके ज़रिए से उन्होंने जो है वो लीग ऑफ नेशन का क़याम किया। ये इसका बैकग्राउंड है कि वर्ल्ड वॉर वन को इसलिए जानना ज़रूरी है कि वर्ल्ड वॉर वन जो है उसके खात्मे के बाद आपको लीग ऑफ नेशन नज़र आती है, और लीग ऑफ नेशन की खात्मे के बाद जो है आपको यानी कि वर्ल्ड वॉर टू का जो इरप्शन होता है उसके खात्मे के बाद जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम होता है, जहाँ से कि आज का हमारा मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ वर्क करता है। तो ये पूरी की पूरी चेन है। वर्ल्ड वॉर वन जो है वो पहली दफ़ा इंसान ने इतनी तबाहियाँ देखी, जिसके अंदर जो है वो मैं जा रहा हूँ, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि बड़े बड़े टैंक्स इस्तेमाल हुए। ब्रिटिश मार्क 1, इसके अलावा फ्रेंच रेनॉल्ट FT, इसके साथ साथ A17V स्ट्रम्पन जर्वेगान, ये जो जर्मन टैंक है, इसके अलावा मशीन गन्स और इसके साथ साथ सबमरीन्स, पॉइजन गैस, वॉर प्लेन्स,
सब कुछ इस्तेमाल हुआ और ये एक पूरी मॉडर्न फुल फ्लैज जो है वो वॉर थी, जिसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो इमीडिएटली मारे गए। यानी कि कहते हैं कि यूरोप के अंदर जंग अजीम अव्वल वर्ल्ड वॉर 1 के ख़ात्मे के बाद मर्द कम पड़ गए थे, औरतें काम कर रही थी, यूरोप से मर्द मर गए थे सारे के सारे। ये आप देखिए, ख़तरनाक बात, मैं को मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच बात है। वर्ल्ड वॉर 1 की लोकेशन क्या थी? देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 की लोकेशन बेसिकली जो यूरोप थी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जिस वक्त ये वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी गई, उस वक्त यूरोप जो है वो एक पूरे ऐसे फेज से गुजर रहा था जिसमें कि यूरोप के ज़्यादातर जो बड़े बड़े कंट्रीज़ थे, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत बना रखी थी। मिसाल के तौर पर पूरा का पूरा अफ्रीका जो है वो यूरोप के जो बड़े मुल्क हैं, जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है और जर्मनी है, उसने पूरे के पूरा अफ्रीका के ऊपर कब्जा कर रखा था। जगह जगह जो है वो इनकी कॉलोनीज़ थी, और यूँ समझ लीजिए कि अफ्रीका का कुछ हिस्सा जो है वो किसी यूरोपियन मुल्क के पास था, अफ्रीका का कुछ हिस्सा जो है किसी यूरोपियन मुल्क के पास था। बरतानिया यानी कि ब्रिटिश जो है वो पूरा इंडिया, आप देख सकते हैं, पूरा इंडिया जो है वो इसके ऊपर उसने कब्जा कर रखा था। और यही वजह थी कि यहाँ जितने भी ये जो आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैं जिसमें कर्सर घुमा रहा हूँ, ये अफ्रीका है और ये इंडिया है। इसके अलावा भी एशिया के बहुत सारे मुल्क जो है वो इन यूरोपियन मुल्क की जो है वो कॉलोनीज़ थी, यानी कि इनके ज़ेर हुकूमत थे। जब ये जंग होती है तो ये सारे कॉलोनीज़ यानी कि अफ्रीका, इंडिया और ये जो ईस्ट एशिया है, यहाँ से जो है वो ये यूरोपियंस अपने जंग के लिए सिपाहियों को बुलाते हैं। यानी कि इंडिया से ही मेरे ख्याल से कोई 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस ज़माने में जो है वो बरतानिया ब्रिटिश के साथ जो है वो लड़े इस वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, और ब्रिटिशर्स की तरफ से जो है वो उन्होंने इस जंग के अंदर हिस्सा लिया और मारे गए बहुत सारे लोग। तो इस वजह से भी इसको वर्ल्ड वॉर 1 कहा जाता है कि इसमें पूरा का पूरी दुनिया जो है वो इन्वॉल्व हो गई। लेकिन मेन लोकेशन इसकी यकीनन यूरोप थी, और इसके अलावा कुछ हिस्से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, पैसिफिक आइलैंड और चाइना, इवन इंडियन ओशियन, नॉर्थ साउथ अटलांटिक ओशियन भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए। लेकिन इसकी मेन बैटल ग्राउंड जो है वो ईस्टर्न यूरोप और जो है वो वेस्टर्न यूरोप ही रहा। ये आप इसको बाकायदा कह सकते हैं, ईस्टर्न विंग एंड वेस्टर्न विंग ऑफ यूरोप वाज द मेन बैटल ग्राउंड फॉर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है जी, आगे चलते हैं। व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1? इमीडिएट कॉज जो था वो दरअसल बड़ा ही टेक्निकल था, यानी कि इसको आप यूँ समझ लीजिए कि तो होता ये है कि जो ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, उसका जो शहज़ादा था वो बोस्निया जाता है, जहाँ पे कि कुछ सर्बियंस छुपे हुए होते हैं, और वो जो है वो उसको असैसिनेट यानी कि किल कर देते हैं, उसकी बीवी को ही मार देते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर जो है वो कुछ डिमांड्स रखता है सर्बिया के आगे कि भाई हम जो है वो चाहते हैं कि आप जो है वो हथियार डाल दें, और यहाँ से फिर जो है वो फिर एक जंग शुरू होती है। मैं आगे बताता हूँ किस तरीके से। विकीपीडिया के मुताबिक इस जंग के अंदर 2.25 करोड़ आदमी मारा गया, यानी कि 176,11,000 लोग विकीपीडिया के मुताबिक जो है वो मारे गए। आगे चलते हैं, कहता है कि व्हाट वर द 4 मेन कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 के जो 4 मेन कॉजेज जो बताए जाते हैं हर किताब के अंदर, वो MAIN यानी कि मिलिट्रिज्म, अलायंस, इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म है। मैं आपको बात बताऊं कि इसमें जो सबसे मेन जो रीज़न है वो मिलिट्रिज्म ही था। यानी कि मिलिट्रिज्म का आप यूँ कह लीजिए कि जंगी जुनून जो है वो यूरोप के अंदर चल रहा था उस वक़्त। आप ये देख लीजिए कि उस वक़्त असल में बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी भी चीज़ के अंदर जब पैसा इन्वॉल्व होता है तो वो चीज़ जो है वो प्रोवोक हो जाती है। यूरोप के अंदर उस वक़्त सिलसिला कुछ इस तरह चल निकला था कि एक तरफ तो आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रही थी, और उस टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस होने के लिए उनके पास अच्छा खासा पैसा यूरोप में मौजूद था, चाहे वो स्पेन हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मन्स हो, चाहे जो है वो फ्रांस या और अदर कंट्रीज़ हो। इन सब की जो है वो हुकूमतें थी जो अफ्रीका और एशिया के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा कर रखा था, जहाँ से कि इनको खूब अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, और ये पैसा जो है वो टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में मदद दे रहा था। और यूँ ये सारे के सारे मुल्क जो हैं वो बतदरीज गुज़िश्ता सालों के अंदर ताकतवर से ताकतवर होते चले गए। इनके अंदर ये तमन्ना जागने लगी कि वो किसी तरीके से दुनिया पर हुकूमत करें। इन सारे मुल्कों के राइटर्स जो हैं वो अपनी कौम को ऐसी ऐसी चीज़ें लिख के बता रहे थे, ऐसी किताबें आ रही थी यूरोप के अंदर जिसके अंदर कहा जा रहा था कि मिसाल के तौर पे ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स एक अजीम कौम है, और इस कौम को जो है वो
तभी जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो बड़ा और अजीम बनाया जा सकता है कि वो जंग करें। और इसी तरीके से जर्मन्स अपनी जगह पे कह रहे थे कि हम बड़े अजीम कौम हैं, और हम जो है वो उनके राइटर्स कह रहे थे कि जंग के ज़रिए से ही जो है वो ये जर्मन्स जो हैं वो दुनिया के ऊपर अपनी धाक को बिठा सकते हैं। इस तरीके से जो बड़े बड़े यूरोप के प्लेयर्स थे वहाँ पे जंग को प्रमोट किया जा रहा था, लोगों को बताया जाता है कि जंग अच्छी चीज़ है। और यही चीज़ किस वजह से हो रही थी कि मिलिट्रिज्म था, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। अब यूरोप के अंदर जो है वो हर मुल्क के पास जहाज़ थे, हवाई जहाज़ थे। अब ये हवाई जहाज़ अगर वर्ल्ड वॉर 1 का आप डेट देखें, 1914 से 1918 1919 तक ये जारी रही 4-5 साल। तो इस दौरान में जो है वो अगर आप इससे 10-15 साल पहले चले आएँ तो यूरोप क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई हवाई जहाज़ था ही नहीं, कोई एरोप्लेन था ही नहीं। तो 10-15 सालों के अंदर ऐसी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर लोगों ने देखी जो कि इससे पहले कभी नहीं देखी थी। यानी जुनून चढ़ना शुरू हो गया, मशीन गन्स, एयर क्राफ्ट्स, सबमरीन्स। यानी कि मुल्कों को ऐसा लग रहा था कि अब वो किसी भी तरीके से जंग करके और दुनिया के ऊपर अपनी धाक बिठा सकते हैं। यूरोप का पूरा कॉन्सेप्ट यही था। और ये मिलिट्रिज्म ही जो है वो लीड कर जाता है अलायंसेस के ऊपर। अब जब जाहिर सी बात है कि ये जुनून, जिसे मिलिट्रिज्म को हम जंगी जुनून कह सकते हैं, तो ये जंगी जुनून जैसे जैसे यूरोप में छा रहा था तो इन मुल्कों ने आपस में खुफिया ट्रीटीज़ कर ली। यानी कि किसी को पता नहीं था कि कौन किसके साथ है। यानी कि जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने आपस में एक ट्रिपल अलायंस 1882 में जो है वो एक कायम कर लिया। फ्रांस, रशिया और यूके ने जो है वो 1907 में जो है वो एक अलायंस बनाया, और जिसको बाद में मैंने आपको बताया कि इटली ने ज्वाइन कर लिया था, जिसके ज़रिए से फिर इटली जो है वो ट्रिपल अलायंस से बाहर आ गया था। और 1907 के बाद इसने जो है वो फ्रांस और रशिया और ब्रिटेन को जो है वो ज्वाइन कर लिया था। बहरहाल इस तरह के जो अलायंसेस बन रहे थे ये भी जो है वो जंग की तरफ लोगों को लेके जा रहे थे। इंपीरियलिज्म में आपको बता चुका हूँ कि पैसा आ रहा था, लोगों की कॉलोनीज थी यूरोप के अंदर, सबकी, जर्मनी, ब्रिटिश, स्पेन, फ्रांस, इन सब की जो है ये बड़े बड़े प्लेयर्स थे यूरोप के, जिनकी के अफ्रीका और इंडिया के अंदर कॉलोनीज थी, जहाँ से कि दबा के पैसा आ रहा था। और ये पैसा और इवन एक ह्यूमन रिसोर्सेज भी इनको अवेलेबल थी। तो ये एक जंगी जुनून की तरफ इसको लेके जा रहा था, जंग की तरफ लेके जा रहा था। चौथा मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म, वही बात के यूरोप के अंदर जो है वो डिफरेंट राइटर्स अपनी अपनी कौमों को बता रहे थे कि भाई जो है वो हम अजीम तरीन हैं, इसके हम जो है वो, मिसाल तो ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि हम सबसे अजीम कौम हैं, फ्रांसीसी कह रहे थे कि हम सबसे बड़ी और अजीम कौम है। तो ये जो चीज़ थी इसको आप देखते हैं कि ये नेशनलिज्म की तरफ लेके जा रही थी और यूरोप के अंदर एक जंगी जुनून चल रहा था जनाब। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैटल एंड वॉर। तो मैं आसान लफ्ज़ों में जल्दी, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, तो मैं जल्दी से बताता हूँ कि बैटल और वॉर के दरमियान में फ़र्क क्या होता है। देखिए, बैटल जो है वो बेसिकली छोटी छोटी झड़पें होती हैं। यानी कि एक बैटल ग्राउंड है, वहाँ पे एक जंग हो गई, उसके अंदर जो भी हुआ, और छोटी छोटी जंगें होती हैं। जैसे बैटल ऑफ प्लासी आपको इंडिया की हिस्ट्री के अंदर नज़र आती है। बैटल ऑफ प्लासी, ये एक प्लासी का मैदान था, वहाँ पे एक जंग हुई और उसके अंदर जो है वो अंग्रेज़ों को फतह हुई, और जो है वो मुसलमान जो उस वक़्त के एम्परर थे उनको जो है वो शिकस्त हुई, और यूँ जो है ये बैटल ऑफ प्लासी कहलाई। लेकिन अगर आप ऐसी कई बैटल्स को आपस में मिक्स करके एक ऑब्जेक्टिव की तरफ चले आएँ, कुछ बैटल्स मिलके एक बड़ी वॉर बना लें, तो फिर वो वॉर कहलाती है। यानी कि वॉर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बैटल्स, और बैटल्स जो है वो छोटी छोटी सी वॉर है। तो हुआ ये कि ये बैटल और वॉर को क्यों समझना जरूरी कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है दरअसल वॉर थी, फुल फ्लैज वॉर थी, जिसके अंदर पूरा यूरोप जो है वो डिफरेंट बैटल्स के जरिए से लपेट में आ गया। यानी कि पूरी की पूरी एक सीरीज थी बैटल्स की। मैं इसमें आपको कुछ बैटल्स के नाम भी बताना चाहूँगा जो कि यूरोप के अंदर बैटल्स लड़ी गई। देखिए, यहाँ पे मेजर बैटल्स को मैंने दिया हुआ है, इसको आप स्टॉप करके स्टिल करके देख लीजिएगा। बैटल ऑफ मैरन है, गैलीपोली है, इसके अलावा वर्डन है, जुटलैंड है, और बहुत सारी कैम्बारी, और यानी कि बहुत सारी इसमें बैटल्स है। मैंने कुछ के नाम यहाँ पे दे दिए हैं, सन भी दे दिए हैं, आप इसको स्टिल करके पढ़ लीजिएगा। बहरहाल
इमीडिएट कॉज आपको मैं बता चुका हूँ कि फ्रांस फर्डिनेंड जो है, जो ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर का जो शहज़ादा था, उसको बॉस्निया के अंदर जो है वो सर्बियंस ने किल कर दिया। और सर्बियंस ने जब किल किया तो सर्बियंस के लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि सर्बिया चाहता था कि सर्बिया को जो है वो ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर जो है वो आज़ादी दे दे, तो ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर ने इस हवाले से सर्बियंस इंटेलिजेंस को जो है वो इल्ज़ाम दिया और उन्होंने कहा कि हम आपके सामने ऐलान करते हैं जंग का और अपने हथियार आप डाल दीजिए। सर्बिया ने जो है वो सरेंडर करने से इनकार किया और उसने रशिया से जो है वो हेल्प मांग ली। अब आप देखें किस तरह से ये फैलेगी जंग। अब आप देखते जाइएगा कि यानी कि बॉस्निया में गया शहजादा, वहाँ पे मार दिया सर्बियंस ने उस शहजादे को ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर के, और ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर ने सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। सर्बिया ने रशिया से हेल्प मांग ली क्योंकि उसकी एक खुफिया ट्रीटी थी उसके साथ। रशिया इस मैदान जंग में कूद गया। जब रशिया से मैदान जंग में कूदा तो ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर की ट्रीटी थी जर्मनी के साथ, उसने जर्मनी को बुला लिया, जर्मनी इस जंग में कूद गया। अब क्या हुआ कि ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर एंड जर्मनी इन्वेडेड सर्बिया। इन दोनों ने मिलकर जब सर्बिया के ऊपर हमला किया तो रशिया ने जो है वो जर्मनी के ऊपर इसके बदले में जो है वो अटैक कर दिया। और जो है वो इसी कड़ी में जो है वो जब जर्मनी पर रशिया ने अटैक किया तो जर्मनी ने रशिया को नीचा दिखाने के लिए उसके एक इत्तेहादी मुल्क बेल्जियम के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। और बेल्जियम को बचाने के लिए जो है वो फ्रांस जो है इसमें कूद पड़ा। और जो है वो इसी तरीके से बाद में जो है वो इसमें मज़ीद ये हुआ कि ड्यू टू ट्रीटी जो है वो बरतानिया यानी कि ब्रिटिश भी जो है वो बेल्जियम को बचाने के लिए जो है वो जर्मनी के ख़िलाफ़ कूद पड़े, क्योंकि इन सब की आपस में खुफिया ट्रीटीज थी। और यूँ देखें आप किस तरीके से चेन बन रही है, कैसे एक शहजादे से जो है वो के कत्ल से जो है वो जंग फैलती चली गई। और यहाँ पे फिर क्या हुआ कि यूके आल्सो हेल्प द फ्रांस इन डिफेंस फ्रॉम जर्मनी। तो यूके ने फिर जो है फ्रांस को हेल्प किया, और फ्रांस, यूके, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर, रशिया, किस तरीके से सारे के सारे एक के बाद एक जो है वो करते जा रहे। तो यहाँ से फिर जो है वो ट्रेंच वॉर का आगाज़ होता है, यानी कि ये सारे मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ रुकावट के लिए ट्रेंचेस को खोद देते हैं, खंदकों को खोद देते हैं, और यूँ ट्रेंच वॉर जो है वो शुरू होती है। और तकरीबन 3 साल तक ये ट्रेंच वॉर, वैसे ये बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इसका तस्करा करना, इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर हज़ारों लोग जो हैं वो ट्रेंच वॉर इन जो ट्रेंचेस थी इनके अंदर रह के बीमार हुए और बीमार होके मरे, यानी कि दुश्मन की गोलियों से कम मरे। और इन ट्रेंचेस के अंदर छुपे रहने की वजह से जो बीमारियां हुई, बारिशें, कहत और डिफरेंट किस्म की बुराइयां जो होती रही यहाँ पे, उसकी वजह से हज़ारों लोग जो हैं वो ट्रेंचेस के अंदर ही मर गए। 3 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ये सब के सब इन ट्रेंच वॉर्स के अंदर इन्वॉल्व रहे। ठीक है जी। कहता है कि इसके बाद जो है वो इन द ईस्टर्न विंग जर्मनी अटैक्ड अपॉन रशिया एंड ऑटोमान ऑल्सो अटैक्ड अपॉन रशिया। अब ऑटोमान्स क्योंकि जो है वो जर्मनी के साथ जो है वो अलायंस के अंदर थे, तो ऑटोमान से जर्मनी ने कहा कि भाई आप भी इसमें हमारा साथ दें। तो सल्तनत उस्मानिया, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ऑटोमान एम्पायर ने जो है वो रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। ऑटोमान एम्पायर अटैक्ड अपॉन द स्विस कैनाल टू डिफीट द यूके बट कुडंट सक्सीड। और इसी तरह से ऑटोमान एम्पायर ने सोचा कि हम जो है उस वक्त, क्योंकि स्विस कैनाल जो इजिप्ट का इलाका था वो ब्रिटिशर्स के पास था, तो ऑटोमान एम्पायर ने कहा कि अगर हम स्विस कैनाल के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत बड़ी हमारी कामयाबी होगी। लेकिन ऑटोमान एम्पायर स्विस कैनाल पे कब्ज़ा करने में नाकाम रहे और उनको शदीद किस्म की जो है वो शिकस्त हुई। और इसके अंदर जो है वो उस वक़्त यूके ने जो है वो हालांकि सऊदी अरेबिया जो इस वक्त आप जानते हैं ये इलाका वैसे तो ऑटोमान एम्पायर के अंडर में था, लेकिन वहाँ पे मौजूद सऊदी ट्राइब, जो ये सऊद नाम का एक जो शहज़ादा था, इसका जो कबीला था, उसको यूके ने अपने साथ मिला लिया और ऑटोमान्स के ख़िलाफ़ जो है बगावत पे मजबूर किया। और यूँ जो है वो ये जो आज आप सऊदी अरेबिया देखते हैं, ये हजाज का सूबा, ये बेसिकली ऑटोमान एम्पायर का एक प्रोविंस था, इसके ऊपर जो है वो सऊदियों ने कब्ज़ा कर लिया और यूके ने इसकी हेल्प करी, और यूँ जो है वो ऑटोमान्स को यहाँ पे डिफीट होती है। और यूँ सल्तनत उस्मानिया का जो है वो तकरीबन ख़ात्मा इस जंग अज़ीम अव्वल के अंदर, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हो जाता है। 1916 के अंदर जो है वो बैटल ऑफ सोमी जो है, इसके अंदर तकरीबन 80,000 सोल्जर्स मारे गए। इसके अलावा बैटल ऑफ आइसोंजो जो है इटली पर अटैक हुआ। और जो है वो इसी तरीके से अमेरिका की जो है वो शुरू से फ़ॉरेन पॉलिसी रही है उस ज़माने के अंदर, ख़ास तौर पे वो फ़ॉरेन पॉलिसी याद रखिएगा, वो कहलाती है
आइसोलेशन की पॉलिसी। आइसोलेशन को उर्दू में आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक अलहदा रहने वाली पॉलिसी थी कि अमेरिका की ये पॉलिसी थी कि वो किसी भी किस्म की यूरोप के मामलात में अमल दखल नहीं करेगा, सिर्फ ट्रेड करेगा। लेकिन अमेरिका बिलाखिर जो है वो इस जंग के अंदर शामिल होता है, क्योंकि उसके एक पैसेंजर शिप के ऊपर जो है बम्बार्टमेंट होती है और ये बम्बार्टमेंट जर्मनी करता है। तो इस वजह से अमेरिका फिर जो है वो जर्मनी के ऊपर हमला करता है, क्योंकि उसकी जो शिप के ऊपर जब यह हमला होता है, मेरे ख्याल से तकरीबन 1500 लोग मारे जाते हैं इसके अंदर। तो फिर अमेरिका भी इस के अंदर क्या जो है वो आ जाता है। ये देखिए, जर्मनी अटैक्ड ऑन अमेरिकन पैसेंजर शिप इन 1917, सो अमेरिका ऑल्सो एंटर्ड इनटू द वॉर। ठीक है जी। लेनिन, अब यहाँ पे होता है कि रशिया के अंदर लेनिन जो है वो व्लादिमीर लेनिन जो है वो पावर में आ जाता है, और यूँ जो है वो रशिया और जर्मनी के दरमियान जो है वो ट्रीटी हो जाती है और ईस्टर्न यूरोप के अंदर जंग रुक जाती है। और यूँ जो है वो 1918 के अंदर ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है फाइनलाइज हो जाती है, और यूँ जो है वो जर्मनी जो है वो अपनी हार मान के ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के ऊपर जो है वो ये जंग अजीम का खात्मा होता है। दिस ट्रीटी वॉज द मेन रीज़न फॉर वर्ल्ड वॉर 2। और याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के अंदर जर्मनी को मुकम्मल तौर पे तोड़ दिया गया और जर्मनी को मुकम्मल तौर पे कई किस्म के जुर्मानों के अंडर में ले आया गया। जर्मन पीपल्स को जलील किया गया, रुसवा किया गया, और यही वो रुसवाई थी जिसने जर्मनी के अंदर जो है वो एक बदले की जो भावना होती है, बदले की जो चिंगारी है, वो उसको जला के रखा, और वो फिर बदला जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 की सूरत में सामने आता है। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज पे ही जो है वो ये जंग ख़त्म होती है। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ही दरअसल वो चिंगारी थी जो कि बाद में जो है वर्ल्ड वॉर 2 का जो है वो सबब बनती है। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो आप जान जाइए कि वर्ल्ड वॉर 1 के जो 4 एम्पायर्स थे, यानी कि ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर ये कोलैप्स हो गया, रशियन एम्पायर कोलैप्स हो गया, जर्मन्स तबाह हो गए, ऑटोमान एम्पायर टूट गया। ये बहुत बड़ा नुकसान था मुस्लिम वर्ल्ड का। दैट इज़ वाई वर्ल्ड वॉर 1 आल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। न्यू कंट्रीज वर इमर्ज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रिया। अब जब ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर टूटा तो उसमें से ऑस्ट्रिया नाम का एक मुल्क बना, दूसरी तरफ हंगरी बना, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, पोलैंड और फिनलैंड, ये नए ममालिक जो हैं वो उस वक़्त जन्म ले रहे थे। ठीक है जी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट जो है वो फ्रांस और बरतानिया ब्रिटिशंस के दरमियान में बढ़ गया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 इन यूरोप मेंस पॉपुलेशन ह्यूजली डिक्रीज, दैट इज़ वाई वुमेन केम इन फील्ड। मैंने आपको पहले बताया मर्दों की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। नाउ सो मेनी बुक्स वर पब्लिश्ड अगेंस्ट वॉर। अब जो है वो दुनिया उस यूरोप के अंदर बिल्कुल एक डिफरेंट आपको सिनेरियो नज़र आ रहा था, और वहाँ पे अब जो किताबें पब्लिश हो रही थी उसमें जंग से नफरत का इजहार किया था। अब जाके दुनिया समझ रही थी कि जो कुछ अब तक होता रहा दुनिया के अंदर, वो जो यूरोप आज से 5-8 साल पहले, यानी कि मैं आपको बात बता रहा हूँ 1919-1920 की, यहाँ पे अब लोग रो रहे थे और वो अफसोस कर रहे थे कि हमने कैसे सोचा कि जंगी जो है वो हर गम का मदावा है और अजमत की निशानी है। अब लोग समझ रहे थे कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं हो सकती, और अब लोग जो है वो अब इंटेलेक्चुअल्स ऐसी किताबें लिख रहे थे जो जंग के खिलाफ थी। खुद आपने देखा कि लीग ऑफ नेशन का क़याम हो रहा होता है, वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट्स के साथ अपना आइडियलिज्म, अपना लिबरलिज्म लेके आते हैं, और उस आइडियलिज्म और लिबरलिज्म जो कि तकरीबन एक ही चीज़ का दो वर्जन्स हैं, उस आइडियलिज्म के ज़रिए से जो है वो लीग ऑफ नेशन का क़याम करते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 अतातुर्क एंड हिटलर गॉट राइज, और यहाँ से आपको नज़र आता है कि जो ऑटोमान एम्पायर के टूटने के बाद टर्की के अंदर जो है वो अतातुर्क साहब का जो है वो राइज होता है, और इसी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 1 के ख़ात्मे के बाद जर्मनी के अंदर एक शख्स, एक बड़ा दुबला पतला सा छोटे से कद का शख्स जिसका नाम हिटलर था, वो पावर में आता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि मशीन गन्स इस्तेमाल हुई, उनके मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए हैं, इनको अगर आप चाहें तो स्टिल करके पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ साथ व्हाट इज़ द रिजल्ट एंड हु एंडेड द वर्ल्ड वॉर 1। तो मैंने आपको बताया कि जर्मनी तबाह हो गया, जर्मनी ने सरेंडर किया, और इसको एंड करने वाली ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी। बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, मैंने आपको बात बता दी पहले कि ऑटोमान एम्पायर का कोलैप्स हो जाता है, और यूं जो है वो बैतुल मुक़द्दस आप जानते हैं कि वो भी जो है वो ब्रिटिशंस के कंट्रोल में आता है, जिसको आज हम इसराइल के नाम से जानते हैं। ये इससे पहले ये इलाका यरूशलेम का ये ऑटोमान एम्पायर का एक सूबा था, एक प्रोविंस था, जो कि ऑटोमान एम्पायर के टूटने, उसकी कमज़ोरी की वजह से ब्रिटिशंस के अंडर में आ जाता है। और फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि एक इसराइली स्टेट जो है किस तरीके से जो है कायम की जाती है। तो ये सारा का सारा वर्ल्ड वॉर 1 का जो सिनेरियो था, आई होप कि आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेशन रही होगी। एंड तक वीडियो देखने का शुक्रिया। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू।